अगर राजनीति आपके भविष्य का फैसला करती है तो आपको भी राजनीति के भविष्य का फैसला करना होगा। जेएनयू में सवाल उठाना सिखाया जाता है, एएमयू में सवाल उठाना सिखाया जाता है, और भी दूसरी जगह जहाँ जहाँ सवाल उठेंगे मौजूदा सरकार उसकी दुश्मन होगी। देखिए, किसी ने कहा है कि जो बहुत मजबूत दिखता है उसको गिराना उतना ही आसान होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं अपना मार्गदर्शक एक तरह से मानता हूँ। मैंने बाबा साहब को बहुत पढ़ा है। दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। आज हम आए हैं कासगंज डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा पड़ती है पटियाली, और पटियाली में जो विधानसभा है उसमें गंजड़वाड़ा कस्बा पड़ता है, उस कस्बे में। और उस कस्बे में भी एक विशेष जो व्यक्ति हैं अब्दुल हफीज़ गांधी, उनसे बात करेंगे। और ये विशेष ये मैंने कहा कि ये जो है ये छात्र नेता तो रहे ही रहे हैं, एमयू के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं एमयू के, और ये प्रोफेसर भी हैं। इसके साथ साथ ये बहुत ही ज़मीनी स्तर पे सोशल वर्कर के तौर पे काम करते हैं, और काम इस अंदाज में करते हैं, इनका काम करने का तरीका जो है वो साक्ष्यों के साथ है। जैसे आप देखते होंगे सामान्यतः जो मीडिया का आधा काम करते हैं, जो काम सामान्यतः पत्रकारों को करना चाहिए, जो काम जो यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट हैं उनको करना चाहिए, वो ये काम करते हैं। तो हम यहाँ जानेंगे। और ये भी बताया गया है लोगों ने काफ़ी कि जो अभी हाल ही में जो आम चुनाव हुए थे 2024 के, जिसमें यहाँ के सांसद जो देवेश शाह के जीत के आए हैं, सदन में पहुंचे हैं, उनको जिताने में काफ़ी इनकी अहम भूमिका रही है। और सबसे ज़्यादा जो लीड ली है जिस विधानसभा में, वो पटियाली विधानसभा है, और वो इस विधानसभा में ज़्यादातर अपना समय देते हैं। तो जानेंगे पूरे आम चुनाव में किस तरीके से गतिविधि रही थी, और इनकी पूरी गतिविधि कैसे सुबह से उठते हैं शाम तक ये करते हैं, और जो जन सरोकार के मुद्दे उठाते हैं इसको कहाँ तक अंजाम देने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, हम बात करते हैं। तो आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अब्दुल हफीज़ गांधी है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। बेसिकली मैं एक शिक्षक हूँ, मैं लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि जब तक हम राजनीति में भागीदारी नहीं करेंगे और नहीं लेंगे, तब तक ना तो प्रदेश का, ना आपके क्षेत्र का, ना देश का विकास हो सकता है। क्योंकि मुझे किसी ने बताया है कि, और ये कहा भी जाता है कि अगर राजनीति आपके भविष्य का फैसला करती है तो आपको भी राजनीति के भविष्य का फैसला करना होगा। और भविष्य का फैसला कैसे करना होगा, उसमें अच्छे लोगों को लाना होगा, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि यही लोग जाके हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, क्षेत्र के लिए नीतियाँ बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, है ना। कहाँ विकास होना है, कहाँ नहीं होना है, यही लोग फैसला करेंगे। तो यदि ये लोग पढ़े लिखे होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने कहा कि राजनीति हमारे भविष्य का फैसला करती है। एक बटन से लेकर, एक सुई से लेकर मूल्य निर्धारित करती है। हमारी सड़कें कैसी होंगी, हमारे क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगी, इन सभी चीज़ों का फैसला राजनीति करती है। इसीलिए मैंने कहा कि राजनीति हमारे भविष्य का फैसला करती है, तो हमें भी हक है राजनीति के भविष्य का फैसला। आपने जो कहा राजनीति भविष्य का फैसला करती है, दरअसल ये बात जो है राजनीति के पितामह जो कहा जाते हैं, राजनीति के पिता कहा जाते हैं, अरिस्टोटल, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट काम अगर कहीं भी अच्छा किया जा सकता है तो सर्वोत्कृष्ट काम किया जाए वो राजनीति के माध्यम से किया जा सकता है। अच्छा, आप छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं? जी जी, मैं 2005 में और 6 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, और वहाँ बहुत कुछ मैंने सीखा है। उसके बाद मैं दिल्ली की जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पीएचडी करने गया था, तो और मैं जामिया से भी पढ़ा हूँ। तो इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में मैं पढ़ा हूँ, और इन तीनों यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने एक चीज़ सीखी है कि किसी भी चीज़ को बगैर सवाल जवाब के आप स्वीकार ना करें, और सवाल करना मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर चीज़ है। क्योंकि जब तक सवाल नहीं उठेंगे, सवाल नहीं किया जाएगा, तो चीज़ों को बेहतर नहीं किया जा सकता। तो सवाल उठना ज़रूरी है, लाजमी है। और मैं हर किसी से कहता हूँ कि अपने अंदर तर्क वितर्क की जो है क्षमता पैदा कीजिए। तर्क के आधार पर चीज़ों को देखिए कि ये चीज़ सही है या गलत है, और सवाल उठाना सीखिए। क्योंकि राजनीति में जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक जिन लोगों को आपने चुना है उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी। हमने एक बार चुन लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल बाद वो लौटेंगे और 5 साल तक वो काम नहीं करेंगे। हमने वोट भी दिया है, हमने ऐसी जगह आपको पहुंचा दिया जहां आप हमारे सवाल करेंगे, और अगर आप हमारे सवाल नहीं करेंगे तो फिर हम आपसे सवाल करेंगे। तो मैं सबसे कहता हूं कि जो भी आपके प्रतिनिधि हैं या जो भी आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, उनसे सवाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हर किसी को ये हक है सवाल करना। और लोकतंत्र में मैं समझता हूँ कि वो बुरी चीज़ नहीं है। लोकतंत्र और बेहतर बनेगा और परिपक्व बनेगा यदि लोग सवाल करना सीख जाएंगे अपने चुने हुए नुमाइंदों से।
बात जो ये कह रहे हैं वो दरअसल एक दार्शनिक है, हीगल राजनीतिक दार्शनिक है। उन्होंने कहा कि वाद संवाद फिर प्रतिवाद, यानी कि पहले आप बात करेंगे फिर संवाद होगा, इसके बाद प्रतिवाद फल आएगा। आप जो है एमयू में रहे, एमयू की राजनीति जो है वो बताते हैं कि तो मुस्लिम उसमें फैक्टर ज़्यादा काम करता है, इसको लेके आप नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर छात्र मुस्लिम हैं, लेकिन दूसरे कम्युनिटी के भी छात्र हैं। वहाँ पर एक आपको जो है ना कल्चरल एसिमिलेशन देखने को मिलेगा, यानी कि हर समुदाय के लोग हैं तो एक दूसरे से सीखने को मिलता है। हाँ, ये बात सच है कि मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पर ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स की भी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो हम एक दूसरे से वहाँ सीखते हैं। तो जो एमयू पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो प्रो मुस्लिम रहते हैं, प्रो मुस्लिम ना कह के हम जो है एक तरह से मुद्दों की राजनीति करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हों या प्रादेशिक मुद्दे हों या स्थानीय मुद्दे हों, क्योंकि मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि यूनिवर्सिटी आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है, यानी कि किसी भी चीज़ को बगैर तर्क के आपको स्वीकार नहीं करना है। तो क्रिटिकल थिंकिंग, चाहे वो साइंस के लेवल पे हो, चाहे सोशल साइंस में हो, क्रिटिकल थिंकिंग आप वहाँ से सीखते हैं। और अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो वहाँ पर धर्म, जाति, बिरादरी ये चीज़ नहीं रह जाती है, बल्कि सही क्या है, गलत क्या है, ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। यही एमयू में मुझे लगता है कि हम लोगों ने सीखा है। आपने जो है वो जेएनयू में भी पढ़ाई की है। दरअसल अब आप देख रहे होंगे देश में ये माहौल बना दिया कि टुकड़े टुकड़े गैंग और तमाम जेएनयू पे आरोप लगते हैं, उसको आप लेके क्या सोचते हैं और देखते हैं? देखिए, जो मौजूदा सरकार चल रही है सवालों से डरती है। जहाँ जहाँ सवाल उठाना सिखाया जाता है, मौजूदा सरकार उन जगहों की दुश्मन है। जेएनयू में सवाल उठाना सिखाया जाता है, एमयू में सवाल उठाना सिखाया जाता है, और भी दूसरी जगह जहाँ जहाँ सवाल उठेंगे मौजूदा सरकार उसकी दुश्मन होगी, क्योंकि ये तर्क से डरते हैं, ये सवालों से डरते हैं, ये सच्चाई से डरते हैं। ये बस लोगों को भ्रमित कर कर राजनीति करना चाहते हैं, जो कि अब नहीं चलेगा। लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो चुकी है, लोग अब परिपक्व हो चुके हैं, लोग लोकतंत्र को और मैं समझता हूँ कि स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, और लोकतंत्र को और डीपन करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोकल पॉलिटिक्स में आप आए कि आप इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से, इनका नाम है देश में, ये छोड़ के आप प्रोफेसर भी हैं, ये फिर यहाँ कैसे आना हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं अपना मार्गदर्शक एक तरह से मानता हूँ। मैंने बाबा साहब को बहुत पढ़ा है। बाबा साहब ने 1956 में वो आगरा आए थे, तो उन्होंने पढ़े लिखे लोगों से कहा था कि आप पे बैक करिए सोसाइटी को। पे बैक का मतलब है कि जो आपने सीखा है, जो सोसाइटी से लिया है ना आप, जो आज आप हैं वो सोसाइटी की वजह से हैं, समाज की वजह से हैं, मुआशरे की वजह से हैं। मुआशरे का भी कंट्रीब्यूशन आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं है। तो जो चीज़ आप बने हैं वो मुआशरे से बने हैं, आपके सपोर्ट से बने हैं, इनके सपोर्ट से बने हैं। तो जब आप किसी के कंट्रीब्यूशन से, सहयोग से, योगदान से बनते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जिस योगदान से आप बने हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा आप पहुंचाएं। तो जो तालीम, जो शिक्षा मैंने प्राप्त की है, मैं समझता हूं कि अगर वो शिक्षा का इस्तेमाल कर कर मैं यहाँ का विकास कर सकूं, यहाँ की समस्याओं का समाधान कर सकूं, तो मैं समझूंगा कि जो बाबा साहब ने 1956 में आगरा में कहा था कि आपको पे बैक करना है, कि सोसाइटी को लौटाना है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी मात्रा में मैं सोसाइटी को नहीं लौटा पा रहा हूँ, लेकिन जो भी तनिक भर, तिनका भर भी अगर मैं योगदान कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इस सिद्धांत पर हमेशा चला हूँ कि जो भी आपने सीखा है उसका इस्तेमाल समाज के विकास के लिए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए होना चाहिए। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करूँ मैं कि मैं राष्ट्र के लिए कर दूंगा, प्रदेश के लिए कर दूंगा, तो ये बेईमानी होगी। जब तक आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ पर आप बदलाव नहीं ला सकते, तो ये बड़ी बड़ी बातें मैं समझता हूँ कि बेईमानी होगी। इसलिए मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। यही छोटे छोटे बदलाव बड़े बड़े बदलाव एक दिन होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, आप अब्दुल हफीज गांधी, गांधी नाम के पीछे क्या है? देखिए, बहुत लंबी कहानी है गांधी नाम के पीछे। मैं इसको बहुत बार बता चुका हूँ। ये स्कूल डेज की बात है, क्योंकि मैंने बहुत दिन जो है पहले मैं मांस नहीं खाता था, तो लोगों ने वहाँ से स्टार्ट करना, कहना शुरू किया कि आप तो गांधी की तरह हो, गांधीवादी हो, इस तरह से। तो वहाँ से फिर मैंने सोचा ये गांधी कौन है, क्या है, मैंने पढ़ना वगैरह स्टार्ट किया, तो वहीं से ये नाम जो है मेरे साथ जुड़ता चला गया। तो ये बहुत पुराना है। मैंने इलेक्शन भी इसी नाम से बाद में लड़े, जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इलेक्शन भी इसी नाम से लड़े, और आज मुझे गांधी के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। अगर आप अब्दुल हफीज़ कहेंगे शायद नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन अब्दुल हफीज़ गांधी बताएंगे या हफीज़ गांधी कहेंगे तो लोग आपको पहचान जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से मेरी शिनाख्त, मेरी आइडेंटिटी बन चुकी है। अब ये नाम मेरे साथ चिपक गया है।
समाजवादी पार्टी में कब आना हुआ? समाजवादी पार्टी में मैं करीब 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी साल हो गए। पहले मैं कांग्रेस में था। उसके बाद हालांकि मेरी मुलाकात अखिलेश जी से बहुत पहले से थी। जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष था तब भी अखिलेश जी ने मुझे बुलाया था और बात की थी और अपने साथ आने का मुझे बोला भी था। लेकिन चूंकि मैं फिर जेएनयू चला गया था और वहाँ से थोड़ा सा संपर्क कम हो गया था, तो फिर मैं कांग्रेस के टच में आ गया। मैंने राहुल गांधी जी के साथ काम किया है, अशोक तंवर जी के साथ काम किया है। उस वक्त की जो आज जो आप लीडरशिप देख रहे हैं, जीतू पटवारी और बहुत सारे लोग, उनके साथ मैंने काम किया। लेकिन कुछ मेरी पर्सनल चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी। मैं पूरी तरह से अभी समाजवादी पार्टी के साथ हूँ। अभी जो आम चुनाव हुए हैं 2024 के, अभी हाल ही में इलेक्शन संपन्न हुए हैं और आपके जो सांसद, आपके डिस्ट्रिक्ट के सांसद जो देवेश शाक्य हैं, समाजवादी पार्टी से जीते हैं, और कल्याण सिंह जो भारी भरकम नाम है, के फादर जो मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे थे यहाँ पे राजवीर सिंह, उनके बेटे को मतलब यहाँ से हार मिली है। तो क्या स्ट्रेटजी रही थी आपकी? क्योंकि ये बहुत मजबूत गढ़ माना जाता था और वो 2-3 विधानसभाओं से वो उनकी लीड भी थी। देखिए, किसी ने कहा है कि जो बहुत मजबूत दिखता है उसको गिराना उतना ही आसान होता है। तो हम सिर्फ ये देख लें कि ये मजबूत है, ये कभी गिरेगा नहीं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो शक्ति है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर सामाजिक समीकरण क्या है। सामाजिक समीकरण को जब हमने स्टडी किया, रिसर्च किया, तो हमें पता लगा कि जब तक हम दूसरी जो जातियां हैं उनको अपने साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत नहीं सकती है। हमने यहाँ पर पहले भी बहुत सारे प्रयोग किए। यहाँ से अक्सर जो है यादव कैंडिडेट हम उतारते थे। तो हमने ये सोचा कि जो सामाजिक समीकरण हैं और जो ज़्यादा तादाद में यहाँ पर जातियां हैं, अगर हम किसी तरह से अपने साथ जोड़ लें तो जीत आसान हो जाएगी। तो हमने देखा कि शाक्य समाज लोधी राजपूत समाज के बाद सबसे बड़ी तादाद में है। 2 साल पहले से हमने यहाँ पर माहौल बनाना स्टार्ट किया कि एटा लोकसभा से शाक्य समाज के व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। इस संबंध में हमारी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से भी हुई थी। उन्होंने मुझसे आंकड़े भी पूछे थे कि किस आंकड़े के आधार पर ये कह रहे हैं। तो सारे आंकड़े हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के सामने प्रस्तुत भी किए थे और कुछ नाम उन्होंने मुझसे पूछे थे जो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ। वो नाम भी मैंने वहाँ पर रखे थे और आखिर में नतीजा ये निकला कि जो सोच हम लेकर चल रहे थे कि यहाँ पर शाक्य समाज के व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, उसमें हम लोग कामयाब हुए और हम सभी लोगों ने मेहनत की। यहाँ के एक समाजवादी पार्टी के व्यक्ति ने और जो भी समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने मेहनत की, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि 2024 में हमने एटा लोकसभा सीट 28,000 के मार्जिन से यहाँ पर जीती। क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल सीट थी। एटा जो विधानसभाएं थी सारी डिस्ट्रिक्ट की, वो सब आज भारतीय जनता पार्टी के पास थी। कासगंज भी एक पटियाली को अगर छोड़ दिया जाए तो सारी थी। आपकी मेहनत तो थी। और इसके बाद आप ये बताइए, यहाँ पे ये भी सुनने को आ रहा है और मिल भी रहा है, गांधी जी अब की बार अपनी खुद दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब राजनीति से जुड़ता है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि उसको आगे बढ़ना है। मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। यदि राष्ट्रीय नेतृत्व मुझे यहाँ से मौका देता है तो ज़रूर हम अपनी 2027 के अंदर दावेदारी पेश करेंगे। ये जनता का काम है कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह के मैं काम कर रहा हूँ जनता उसको सराहेगी। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जो कोई नहीं उठाता, उनको मैं उठाने का काम करता हूँ और उनके समाधान के लिए प्रयास भी करता हूँ और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी होता है। अभी यहाँ पर एक बोरवेल खुला पड़ा हुआ था, करीब 800 फीट बोरवेल था जिसके अंदर कोई भी बच्चा गिर सकता था। 6 महीने से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मेरा एक तरीका है, वीडियो बनाकर मैं लोगों के बीच जाता हूँ, अधिकारियों के पास पहुँचाता हूँ, उनको लिखित में भी देता हूँ, लेकिन सारी समस्याओं को लेकर मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ। वही वीडियो मैंने बनाकर डाला तो जो समस्या 6 महीने से जिसका समाधान नहीं हो रहा था वो करीब 2 घंटे के अंदर उसका समाधान हो गया। वहाँ पर प्रशासन ने जेसीबी मशीन लगाकर उस पूरे गड्ढे को भरा, क्योंकि हमारा तरीका जो है वो लोकतांत्रिक तरीका है, संवैधानिक तरीका है। हम आवाज़ उठाते हैं, हम मुद्दे बनाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि कोई समस्या छोटी है। आज ये समस्या छोटी है, कल जाके बड़ी हो सकती है। यहाँ पर आप एक रोड देख रहे होंगे जो शेरवानी की पुलिया से थाना होकर अस्पताल होकर स्टेशन निकलता है। इस पर हर बरसात में पानी जमा होता है, गड्ढे बन जाते हैं। और पिछली साल यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक रिक्शा पलटने से जो बच्ची ट्यूशन पढ़ने जा रही थी उसके ऊपर गिर गया और उसकी मौत हो गई। समस्या बहुत छोटी है कि गड्ढे हो गए हैं, लेकिन गड्ढे से एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि यहाँ पर एक बच्ची की मौत हो गई। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं मैं प्राथमिक लेवल पर शुरुआत में ही उसको उठाता हूँ ताकि वो विकराल रूप ना अख्तियार कर लें।
तो जो भी समस्याएं होती हैं लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं। मैं बहुत ईज़िली अवेलेबल हूँ लोगों के लिए। मैं साइकिल पे भी चलता हूँ, मैं पैदल भी चलता हूँ और शायद मैं इसलिए चलता हूँ कि कहीं भी लोग मुझे पकड़ लें, कहीं भी अपनी बात कह लें, मैं लोगों जैसा हूँ। मैं वो नेता नहीं हूँ जो काले रंग की शीशे की गाड़ियों में शीशा बंद कर कर एसी में मैं चला जाऊँ। ऐसे लोगों से पब्लिक डरती है और जिन लोगों से पब्लिक डरती है उनको अपनी मन की बात नहीं कह सकती है। इसलिए मेरा ये प्रयास रहता है, ये कोशिश रहती है कि मैं लोगों की तरह रहूँ, उन्हीं की तरह कपड़े पहनूँ, उन्हीं की तरह चलूँ, उन्हीं की तरह साइकिल पे रहूँ, ताकि ये लोग मुझसे डरें ना। रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि कौन होता है? कभी आम जो है वो संतरों का प्रतिनिधि हो ही नहीं सकता। आम को संतरा बनना ही पड़ेगा। मुझे लोगों जैसा दिखना पड़ेगा, तभी ये लोग मुझसे बात करेंगे, तभी ये लोग मुझसे डरना छोड़ेंगे। अगर ये मुझसे डरेंगे तो मुझे अपने दिल की बात कभी कह ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैं एक आम आदमी की तरह रहता हूँ, आम आदमी की तरह काम करता हूँ और मैं कभी घमंड नहीं करता हूँ कि मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं। ये तो सब ऊपर वाले का दिया हुआ है, लोगों की ये दुआएं हैं कि मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, सब कुछ है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं कैसे अपनी नॉलेज का इस्तेमाल समस्याओं के समाधान करने में और लोगों को जो परेशानियां आ रही हैं तो हम ये जो कम करने में लगा हूँ। जो जन सरोकार के ये मुद्दे बड़े लेवल पे आप उठा रहे हैं विधानसभा में, तो मैं इस बात को मान के चलूँ कि अगली बार मैं बात करूँगा तो विधायक से बात करूँगा। अब ये देखिए, ये तो पब्लिक का काम है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने आप को साबित करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मेरे बहुत सारे साथी जो मेरे साथ पॉलिटिक्स करते थे वो बड़े बड़े मुकाम पर हैं। कोई एमपी हैं, कोई एमएलए हैं, मध्य प्रदेश में तो मंत्री भी बन गए, कैबिनेट मंत्री। मैं कुछ नहीं बन पाया, मेरी भी ख्वाहिश है। अगर जनता मौका देती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मौका देते हैं, तो मेरा भी सदन का मुंह देखने का मन करता है और सदन के बीच खड़े होकर अपनी जनता की बात रखने का मन करता है। और मुझे उम्मीद है कि 2027 में पार्टी मेरी मेहनत को देखकर मुझे ज़रूर मौका देगी। तो कैसी रही हमारी बातचीत, और आप देखिए, उसके बाद कमेंट करिए और हम अगली बार फिर मिलेंगे। ऐसे ही लोगों से बात करते रहते। नमस्कार।